हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है प्रोडक्शन फंक्शन की यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन फंक्शन की, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है आपके पास कि हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। यानी कि जब भी आप किसी भी गुड्स का कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए कुछ आपको इनपुट्स चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मुझे इस पेन को प्रोड्यूस करना है तो इस पेन के लिए मुझे यहाँ पर इसका कवर यानी इसका प्लास्टिक जिसका ये मटेरियल का बना हुआ है, मुझे इंक चाहिए होगी, है ना, ये निप चाहिए होगी। तो इस तरीके के मटेरियल की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। और ये मटेरियल तो क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल। बट अब इसको बनाने के लिए, इसको शेप देने के लिए मुझे मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो मुझे मशीन भी चाहिए। अब इस मशीन को जहां पर मुझे सेटअप करना है उसके लिए मुझे एक लैंड चाहिए, जैसे मैं कह सकता हूँ फैक्ट्री चाहिए मुझे बेसिकली। और इन सभी पर काम करने के लिए, मशीन्स को चलाने के लिए, इन सभी के लिए मुझे लेबर चाहिए होगा। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन फैक्टर जो होते हैं हमारे पास, फैक्टर्स को मिलाकर हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बेसिकली लेबर हो गया, ठीक है, आपके पास लैंड हो गया, मशीन हो गई, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर एंटरप्रेन्योर हो गया। ठीक है, एंटरप्रेन्योर मतलब प्रोड्यूसर आप कह सकते हैं, जो कि इन सब काम को करने वाला है ना। तो इन सब के बिना क्या आप प्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली इन सब के बिना प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल है। अगर आपके पास लैंड है पर लेबर नहीं है, मशीन है पर लेबर नहीं है, तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हमें किसी गुड्स का अगर प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए इन सभी फैक्टर्स की जरूरत होगी। तो इन फैक्टर्स को ही हम क्या कहते हैं? इनपुट। इन क्या कहते हैं इनको? इनपुट। यानी कि जो चीज हम प्रोड्यूस करने वाले हैं उसके लिए किन किन चीजों को लगाना पड़ रहा है, वो सभी क्या है? इनपुट है। अब इन इनपुट को लगाकर आप कुछ आउटपुट गेन करते हैं। क्या करते हैं? कुछ आउटपुट गेन करते हैं। आउटपुट लाइक मैं कह सकता हूं कि ये पेन यानी कि लैंड, लेबर, मशीन्स, एंटरप्रेन्योर, इन सभी को लगाने पर क्या मिला मुझे? ये पेन मिला। ये पेन मेरे लिए क्या है? आउटपुट है। तो आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, सिंपल है। तो आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन क्या हुआ? बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप है या जो फंक्शनल रिलेशनशिप आपके पास आ रहा है उसे आप प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। तो पहले आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन, द प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में जो आपके पास क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप आ रहा है, वो आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन है। इट शोज एन एट व्हाट एक्सटेंट आउटपुट चेंज विद द चेंज इन इनपुट। यानी कि इनपुट के साथ साथ कितना आउटपुट आपके पास चेंज होता है। मींस आप कितना लेबर लगाते हैं, कितना कैपिटल लगाते हैं, कितना रॉ मटेरियल लगाते हैं, कितना लैंड लगाते हैं, उन सभी को आप जो है यहां पर देखेंगे कि कितनी कितनी क्वांटिटी बढ़ाने पर आपके पास आउटपुट कितनी क्वांटिटी से इंक्रीज होता है। तो यहां पर हम y की फॉर्म में इसको लिख रहे हैं और इसको ना मैं स्मॉल y लिखूंगा, बेसिकली कैपिटल Y नहीं लिख सकते। जब भी हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो स्मॉल y होगा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने कैपिटल Y से इनकम को दिखाया होगा। तो स्मॉल y इज द फंक्शन ऑफ लेबर, के से कैपिटल को शो कर रहे हैं, आर से रॉ मटेरियल को, एस से हम लैंड को शो कर रहे हैं। तो ये इन सभी का क्या बन गया? आपके पास एक फंक्शन रिलेशनशिप बन गया। ये सभी क्या है? इनपुट्स हैं। ये सभी आपके पास इनपुट्स हैं और ये सभी आपके पास आउटपुट आ रहे हैं, यानी कि कितना कितना आपके पास कैलकुलेशन होकर आ रही है। ठीक है, तो ये सभी यहां पर मैंने लिख के भी दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर। अब देखिए, जो हमने फैक्टर्स अभी डिस्कस किए ना, यहाँ पर ये जो इनपुट डिस्कस किए, इनपुट्स को हमने यहाँ पर क्या कहा? फैक्टर्स का। इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके पास वेरिएबल फैक्टर, और दूसरे होते हैं आपके पास फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं और फिक्स्ड फैक्टर हैं, इनमें बेसिक सा डिफरेंस क्या है, जरा इस चीज को समझते हैं। देखिए, जितने भी आपके पास फिक्स फैक्टर होते हैं दोस्तों, वो सभी जो है फिक्स रहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। कब फिक्स रहते हैं? अगर हम इंक्रीज करें, यानी कि चेंज इन प्रोडक्शन करें, चेंज इन प्रोडक्शन के वक्त पे ये क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता। इसी तरीके से वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं, चेंज विद चेंज इन प्रोडक्शन।
अगर प्रोडक्शन में चेंज होता है तो आपके पास वेरिएबल फैक्टर भी चेंज होते हैं। एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लेते हैं हमारे पास लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं एक पीस ऑफ लैंड मेरे पास है, उस पीस ऑफ लैंड पे मैं कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूँ कुछ यूनिट्स का, तो अगर मैं यहाँ पर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा हूँ और कल चाहूँ कि मुझे यहाँ पर अब 150 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो क्या मुझे इस लैंड को बढ़ाना पड़ेगा या इसी लैंड पर मैं 150 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर लूंगा, है ना? क्योंकि जिस लैंड पे मैं 100 यूनिट्स बना सकता हूँ, 50 और यूनिट बना सकता हूँ, थोड़ी देर बाद बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लैंड जो है आपके पास एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके पास इंक्रीज नहीं होता, है ना, मतलब बढ़ता नहीं है, चेंज नहीं होता। तो बेसिकली हम शॉर्ट रन की अभी बात करें, लॉन्ग रन में नहीं बात करेंगे। तो जो शॉर्ट रन है वहां पर हम बात करेंगे तो लैंड जो है वो एक तरीके का फिक्स फैक्टर हो जाएगा, बिकॉज वहां पर इसे हम चेंज नहीं कर सकते। क्या लैंड को मैं चेंज कर सकता हूं? क्या मेरे पास करोड़ों की जमीन आती है, करोड़ों की फैक्ट्री है, क्या उसको मैं अभी के अभी तुरंत चेंज कर लूंगा? नहीं, उसको चेंज करने के लिए एक हैवी कैपिटल अमाउंट चाहिए, इस वजह से उसको हम तुरंत अभी चेंज नहीं कर सकते। और हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज 100 से 150 यूनिट पर अगर जाना है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो उस वक्त ये यूनिट हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें लैंड की यूनिट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उतना ही लैंड से हम काम कर सकते हैं। तो आपके पास फिक्स फैक्टर एक तरीके के प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज नहीं होते। लैंड के तौर पर मैंने कहा। रॉ मटेरियल की बात करते हैं, लाइक मैंने कहा ये पेन, इस पेन को बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ प्लास्टिक, 1 यूनिट ऑफ निप और 1 यूनिट ऑफ इंक लगती है, मान लेते हैं। तो अगर 2 पेन बनाने तो 2 यूनिट लगेंगी, 3 पेन बना लें तो 3 यूनिट लगेंगी। तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास रॉ मटेरियल जो होगा वो कैसा फैक्टर हो जाएगा? रॉ मटेरियल आपके पास यहां पर हो जाएगा, यहां रॉ मटेरियल मैं लिख देता हूं, ठीक है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल आपके पास यहां पर हो जाएगा वेरिएबल फैक्टर, बिकॉज प्रोडक्शन के इंक्रीज होने पर ये इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन के डिक्रीज होने पर ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, 100 यूनिट का कर रहे हैं तो 100 यूनिट लगेंगी, और अगर 50 यूनिट कर रहे हैं तो 50 यूनिट लगेंगी, 150 यूनिट कर रहे हैं तो 150 यूनिट लगेंगी। तो वेरिएबल फैक्टर्स वो सभी होते हैं जो प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर इंक्रीज होते हैं और प्रोडक्शन के डिक्रीज होने पर डिक्रीज होते हैं, यानी कि चेंज होते हैं विद प्रोडक्शन। और आपके पास फिक्स फैक्टर वो होते हैं जो कि प्रोडक्शन के चेंज होने पर चेंज नहीं रहते, कांस्टेंट रहते हैं, वहां पर वो चेंज नहीं होते। शॉर्ट रन की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और लॉन्ग रन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर तो आप जो है दोनों ही फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज शॉर्ट रन में आप लैंड को चेंज नहीं कर सकते, बट लॉन्ग रन में तो कर सकते हैं। 2-4 साल बाद तो एक नया लैंड, एक नई मशीन आप परचेज कर सकते हैं। ऐसे लेबर ले लीजिए, लेबर भी एक वेरिएबल फैक्टर है, आप प्रोडक्शन के साथ साथ उसे बढ़ाते जाएंगे। और ऐसे आपके पास एंटरप्रेन्योर है, फिक्स फैक्टर, भाई एक ही व्यक्ति रहेगा, अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मैं ही करवाऊंगा, चाहे जितनी यूनिट हो उतनी ही, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस आपके पास दिए हुए हैं। व्हाट इज द फिक्स्ड फैक्टर? फिक्स्ड फैक्टर आपके पास कौन कौन से क्या क्या होते हैं? तो फिक्स्ड फैक्टर आर दोज हु रिमेन्स अनचेंज, उनमें कोई चेंज नहीं होता। आउटपुट ऑफ द फर्म चेंज विद द शॉर्ट रन, यानी कि अगर आउटपुट चेंज होता है शॉर्ट रन में तो चेंज नहीं होते। इन द अदर वर्ड्स, फर्म इंक्रीजेज और डिक्रीजेज आउटपुट इन शॉर्ट रन, फिक्स फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। फिक्स फैक्टर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं हमेशा। दे आर इंडिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट है किससे? आउटपुट इन द शॉर्ट रन, मशीन, फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट, परमानेंट एम्प्लॉयज एक्सेट्रा, ये सभी, ठीक है। ऐसे ही फॉर द एग्जांपल ऑफ फिक्स फैक्टर, टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू प्लांट, अगर हम एक नया प्लांट बना रहे हैं, टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग वन फॉर द चेंजिंग द आउटपुट ऑफ द फर्म विल टेक टाइम, इट्स नॉट पॉसिबल इन शॉर्ट रन। अगर हम चाहें कि मैं एक नया प्लांट बना दूं, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट रन में हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पुराने प्लांट में ज़्यादा यूनिट बनाने के लिए। तो मैं सोचता हूँ शॉर्ट रन में एक नया प्लांट बना लिया जाए। क्या बना पाएंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज शॉर्ट रन में हम एक नया प्लांट कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक हैवी कैपिटल अमाउंट चाहिए और वो हमारे पास होगा नहीं, और हम इतना इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे शॉर्ट रन के लिए। What is possible to employ more of labor and raw material in the existing plant for the expanding the output of the firm? ये पॉसिबल है, बिकॉज हम ज्यादा आउटपुट रख दें, ज्यादा आउटपुट बढ़ाने के लिए लेबर को लेकर आ जाएं, रॉ मटेरियल को बढ़ा दें, तो ये बढ़ाने के लिए तैयार है। तो मैंने यही आपको समझाया ऊपर। और व्हाट इज वेरिएबल फैक्टर? वही सेम, वेरिएबल फैक्टर आर दोज फैक्टर्स इनपुट्स विच चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट, आउटपुट के साथ चेंज होते हैं इन द शॉर्ट रन। ध्यान रखना, मैं शॉर्ट रन की भी बात कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल, पावर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज द फर्म्स वांट्स टू एक्सपेंड आउटपुट इन द शॉर्ट रन, देन इट्स के एम्प्लॉय मोर लेबर, purchase more raw material and use more power to expand the more output of the production। ज्यादा यूनिट बनाने के लिए सब कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल फैक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, टोटल प्रोडक्शन क्या है, एवरेज प्रोडक्शन क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है। तो जब भी दोस्तों हम बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन की, लाइक मैं कहता हूं
कि क्यू से शो कर रहा हूं कि मैं कितना यूनिट जो है बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर लिखता हूं मैं क्यू से मैं शो कर रहा हूं कि कितनी यूनिट बना रहा हूं, 1 2 और 3। ये है आपके पास क्या, इनपुट की यूनिट। ये क्या है, इनपुट्स हैं, ये सभी आपके पास इनपुट्स हैं। अब इन इनपुट से जब मैं यूज करता हूं तो आपके पास कुछ टोटल प्रोडक्शन निकल के आता है, और ये यहां पर हम ना फिजिकल प्रोडक्शन की बात करेंगे, फिजिकल प्रोडक्शन की, ठीक है, इसलिए टोटल फिजिकल प्रोडक्शन यानी टीपीपी से लिखा जाएगा। तो जब मैं 1 यूनिट ऑफ लेबर यूज करता हूं तो मैं सपोज दैट 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करता हूं, 2 यूनिट पर 22, 3 यूनिट पर 36, इस तरीके से मेरे पास प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो जब फर्स्ट यूनिट का यूज किया जाता है तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाता है, 10 यूनिट। 2 यूनिट का यूज किया जाता है, टोटल प्रोडक्शन दोनों यूनिट को मिलाकर, अब लेबर ले लेता हूं मैं, ऐसे इनपुट को ही मैंने यहां पर एक और स्पेसिफाइड कर दिया कि ये वेरिएबल फैक्टर है यानी कि लेबर है। अभी शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स को लेंगे, लेबर को। तो लेबर अगर आपके पास 1 लगाएंगे तो 10 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, 2 लेबर लगाएंगे तो 22, 3 लेबर लगाएंगे तो 36, यानी कि वो बढ़ते जाएगा जैसे जैसे ज्यादा आप लेबर्स लगाते जाएंगे। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या दिखाता है कि जब भी आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं, देखिए वेरिएबल फैक्टर की 1 यूनिट थी, अब आपने दूसरी यूनिट को यानी कि एक एडिशनल यूनिट को क्या कर दिया, यहां पर लगा दिया है, जिससे आपके पास कुछ एडिशनल टोटल प्रोडक्शन आ रहा है। कितना एडिशनल टोटल प्रोडक्शन आ रहा है, 12 यूनिट का एडिशनल टोटल प्रोडक्शन आ रहा है। तो ये जो एडिशनल टोटल प्रोडक्शन आपके पास आया है, इसको ही आप मार्जिनल प्रोडक्शन कहेंगे। स्टार्टिंग में तो 0 मान लेते हैं तो 10 ही हुआ है, तो 10 बढ़ गया, डायरेक्ट 10 है। फिर आपने एक और एडिशनल यूनिट लगाया, मतलब एक और एक्स्ट्रा यूनिट लगाई, तो उससे आपका टोटल प्रोडक्शन फिर दोबारा से इंक्रीज हो गया 22 से 36, यानी कि अब ये कितना हो गया आपके पास, 14 से इंक्रीज हो गया। तो आप कहेंगे ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है। क्लियर है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या दिखाता है कि जब भी हम किसी एडिशनल यूनिट लगाते हैं किसी भी इनपुट्स की, जिससे हमारा टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है, जितना एडिशनल इंक्रीमेंट होता है, जितना एडिशनल आउटपुट हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, उसको ही मार्जिनल आउटपुट कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या दिखाता है, पर यूनिट प्रोडक्शन। पर यूनिट प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि हर लेबर कितना प्रोडक्शन करता है। जैसे 1 यूनिट 10 टोटल प्रोडक्शन, एक लेबर जो है टोटल प्रोडक्शन 10 कर रहे हैं तो 10 ही बना रहा होगा एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति 12 बना रहे हैं, 2 लेबर 22 यूनिट्स को बना रहे हैं, 22 12 नहीं, ठीक है। तो 2 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो एक लेबर बना रहा होगा कितनी यूनिट, एक लेबर बना रहा होगा 11 यूनिट। 3 लेबर बना रहे हैं आपके पास 36 यूनिट, तो एक लेबर कितनी यूनिट बना रहा होगा, 12 यूनिट बना रहा होगा। तो ये बेसिकली टोटल प्रोडक्शन क्या दिखा रहा है, पर यूनिट पर इनपुट प्रोडक्शन, हर इनपुट का कितना प्रोडक्शन आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो आप यहां पर डेफिनेशंस देख सकते हैं। टोटल प्रोडक्शंस ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस बाय फर्म इंडस्ट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स, जो नंबर ऑफ इनपुट्स दिए हुए हैं, जो टाइम दिया है शॉर्ट रन का, उसमें कितनी हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे टोटल प्रोडक्शन कहेंगे। एवरेज यूनिट क्या दिखाएगा, आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट, यानी कि आपके पास जो एपीपी होगा, एवरेज प्रोडक्शन होगा, उसको आप टोटल फिजिकल प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे यूनिट ऑफ वेरिएबल क्यू से, तो आपके पास यहाँ पर कुछ भी यूनिट्स निकल के आ जाएंगी एवरेज प्रोडक्ट की। अब आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट क्या शो करता है कि कितना एडिशनल यूनिट आप बना रहे हैं। तो MP इक्वल्स टू होगा आपके पास TPN माइनस TPN माइनस 1। बेसिकली ये फॉर्मूला क्यों बनाएगा, देखिए नेक्स्ट वाली यूनिट से आप माइनस कर रहे हैं। देखिए अभी मैंने जो एग्जांपल लिया यहाँ पर, इस वाले एग्जांपल को अगर आप समझें तो मैंने ये इस वाली वैल्यू से यानी कि सेकेंड 22 से माइनस किया होगा 10 को, तभी तो मेरे पास 12 आया होगा। 36 को माइनस किया होगा 22 से तो 14 आया होगा। मींस मैंने TPN यानी TP2 माइनस TP2 माइनस 1 यानी 1 से माइनस किया होगा। यानी मुझे अगर क्वांटिटी 2 पर MP निकालना है तो मैं TP2 माइनस TP2 माइनस 1 करूंगा, और TP2 दे रखा है 22 और TP1 आ जाएगा तो वो दे रखा है 10, तो MP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक एडिशनल यूनिट दिखाता है टोटल प्रोडक्शन की, और फॉर्मूला हमें पता चल गया। क्लियर है। और अगर आप एडिशनल यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं बाय, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि MP इक्वल्स टू डेल्टा TP बाय डेल्टा डेल्टा Q लिख दीजिए। ठीक है, मींस अगर आप जो है ज्यादा चेंज करते हैं, लाइक आप कहते हैं कि आपने अभी 10 यूनिट बना रहे हैं और अचानक से 20 यूनिट में अगर आप निकालना चाहते हैं तो 10 यूनिट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके पास डेल्टा से आप शो कर देंगे। ठीक है, क्लियर है।
अब प्रोडक्शन फंक्शन जो है आपके पास टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी हो सकता है। देखिए, दोनों को बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफ के थ्रू इसको जो है समझाता हूँ। अगर आप बात कर रहे हैं क्या कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मैं यहाँ पर दो डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए। लाइक देखिए, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं इनपुट्स को। ठीक है, तो इनपुट्स को अगर आप बात करें कि लाइक मैं कहता हूँ इनपुट आपके पास क्या कहते हैं शॉर्ट रन है तो वेरिएबल फैक्टर है, तो वेरिएबल फैक्टर में आप फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को बढ़ा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, यहाँ पर लूंगा के और यहाँ पर लूंगा एल, यहाँ पर भी अगेन मैं एल और यहाँ पर के ले लेता हूँ। अब ये एल क्या शो कर रहा है, एल शो कर रहा है लेबर को और के शो कर रहा है कैपिटल को, है ना। तो आपके पास शॉर्ट रन में आप लेबर को तो बढ़ा सकते हैं बट कैपिटल को नहीं बढ़ा सकते, तो ये इस तरीके से फंक्शन आ जाएगा आपके पास। या फिर आप कैपिटल को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। यानी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या तो वर्टिकल होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा, डिपेंड करता है कि आपने फिक्स्ड फैक्टर यानी कैपिटल को कहां रखा हुआ है। अगर आपने कैपिटल को एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है तो वर्टिकल, और अगर आपने कैपिटल को वाई एक्सिस पे रखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल। बिकॉज लेबर को आप इंक्रीज कर सकते हैं शॉर्ट रन में बट आप कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर सकते, इस वजह से इस टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन आपको शॉर्ट रन में देखने को मिलते हैं। और शॉर्ट रन में आप जो है केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन वेयर द सप्लाई आउटपुट कैन बी अल्टर्ड चेंज विद द चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। ओनली वेरिएबल फैक्टर्स के चेंज होने पर ही चेंज होता है। इन द अदर वर्ड्स फिक्स फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन रिमेन्स फिक्स्ड या कांस्टेंट, इसमें कोई भी चेंज जो है देखने को नहीं मिलता आपको। बट जब हम बात करते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की तो आपके पास डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाता है। इस तरीके का आपको नजर आएगा, यहाँ पर कैपिटल है और यहाँ पर लेबर है, क्योंकि लॉन्ग रन में आप क्या करते हैं, आप दोनों ही फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने लेबर बढ़ाया कैपिटल भी बढ़ा सकते हैं, कैपिटल बढ़ाई लेबर बढ़ा सकते हैं, दोनों साथ के साथ आप बढ़ाते हुए चल सकते हैं। तो इस तरीके का अपवर्ड स्लोपिंग आपको प्रोडक्शन फंक्शन देखने को मिल जाएगा लॉन्ग रन में। ठीक है, तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन या पीरियड ऑल प्रोडक्शन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज टू ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन आउटपुट सप्लाई, नो फैक्टर इज फिक्स, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता बट यहाँ पर फिक्स फैक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, टीपी और एमपी में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो इसको ये डायग्राम थोड़ा सा ना छुप गया है, मैं तो यहाँ पर एक और डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है ना, मेरी ही गलती होगी, वहां पर वो ग्राफ इस तरीके का बना होगा। तो यहाँ पर हम इनपुट क्यू को ले रहे हैं और यहाँ पर हम ले रहे हैं टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन को। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूं तो सबसे पहले इस तरीके से आपके पास ग्राफ जो है ड्रॉ होगा, लाइक दैट। ठीक है, और इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास एमपी है, ये आपके पास टीपी है। देखिए क्या रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है। टीपी स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है। अब देखिए काफी बच्चों को ना दिक्कत होती है इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट में, उसके लिए मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा। देखिए जब मैं ये अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बना रहा हूं, यानी कि कुछ इस टाइप का ग्राफ आपके पास जा रहा है, तो आप स्लोप कैलकुलेट करिए। स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप टेंजेंट डालिए इसके ऊपर। आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, आपने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो आप मुझे बताइए ये वाली लाइन या ये वाली लाइन किस स्लोप पर ज्यादा स्लोप है। तो यहां पर स्लोप कम है, बिकॉज स्लोप कैसे देखते हैं, हम देखते हैं कौन ज्यादा फ्लैट है कौन ज्यादा स्टीप है। ये ज्यादा स्टीप है और ये ज्यादा फ्लैट है, ये वाला फ्लैट है ना, तो फ्लैट है तो स्लोप कम है और स्टीप है तो स्लोप ज्यादा है। तो पहले स्लोप कम था, अब स्लोप ज्यादा हो गया, तो स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपको कहूं कि इस तरीके से ग्राफ आपके पास है, देखिए लाइक दैट, मैंने कहा ये थोड़ा डार्क लाइन बना देता हूँ, ये आपके पास इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो अब आप इस पे टेंजेंट डालिए, तो एक टेंजेंट आपने यहाँ डाला और एक टेंजेंट यहाँ डाला आपने। अब बताइए कौन सा स्टीप है और कौन सा फ्लैट है। ये आपके पास स्टीप है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास बिल्कुल तीव्र ढलान देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपका थोड़ा सा फ्लैटर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी और यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कम होगी, तो स्लोप ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि ये डिक्रीजिंग स्लोप है। ये क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप है, और ऊपर वाला इंक्रीजिंग स्लोप था। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होगी। देखिए
तो स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो टीपी कर्व आपके पास ये क्या हो रहा है, देखिए यहां पर आपके पास टीपी कर्व जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट कैसी रेट में इंक्रीज हो रहा है, मतलब देखिए टीपी इंक्रीज हो रहा है बट जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है। मींस आप कहेंगे टीपी आर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ओ इंक्रीज है, सॉरी मैं डिक्रीज कह रहा था स्टार्टिंग में, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट बिकॉज स्लोप बढ़ रहा है, अभी भी मैंने आपको समझाया इंक्रीजिंग स्लोप है, तो टीपीआर इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन मार्जिनल प्रोडक्ट आर आल्सो इंक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है। या फिर आप कह सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट जब इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, ये यहां तक आप देखिए इस वाले ग्राफ को, मैं अलग कलर से इसको जो है हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। तो इस वाले को आप यहां से देखिए, आपके पास ये वाला, ये क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो होता है बट रेट कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो आप कहेंगे टोटल प्रोडक्ट आर इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पर, देन मार्जिनल प्रोडक्ट आर आल्सो डिक्रीज, देन मार्जिनल प्रोडक्ट आर आल्सो डिक्रीज, या फिर आप कह सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट जब डिक्रीज हो रहा है तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है। और जब आपके पास टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पॉइंट पे, इस पॉइंट के बाद कहीं भी टोटल प्रोडक्ट इससे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं है, तो व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, देखिए बिल्कुल एक्स एक्सिस को काट जा रहा है, छू जा रहा है, एंड टोटल प्रोडक्ट आर डिक्रीज, टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज या फॉलिंग, देन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव, मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव, या मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जो है नेगेटिव में हो चुका है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो यही मैंने इसमें पॉइंट लिखे हुए, पहला पॉइंट था व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग टीपी इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट, एंड सेकंड पॉइंट है व्हेन एमपी इज डिक्रीजिंग द टीपी इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। व्हेन थर्ड पॉइंट एमपी इज जीरो व्हेन टीपी मैक्सिमम एंड टीपी इज नेगेटिव देन टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइन, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। अब देखिए एपी और एमपी कर्व अगर मैं आपको यहां बनाकर बताऊं, ठीक है, एपी और एमपी कर्व, तो मैंने सबसे पहले यहां पर ले लिया आपके टोटल प्रोडक्शन और क्वांटिटी, और यहां पर एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। अब अगर मैं कर्व बनाऊं, देखिए ड्रॉ करते हैं कर्व, तो अभी अभी हमने देखा एमपी कर्व कुछ इस तरीके से था, एमपी, ठीक है। पीपी कर्व को अगर हम देखें, एपी कर्व, बेसिकली एपी कर्व ये है, ठीक है, उसको थोड़ा और अच्छा बनाएंगे, एपी, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको 3 पॉइंट यहां नजर आएंगे। पहला पॉइंट, आपके पास एमपी जो है, यहां पर अगर आप देखें एमपी मोर देन है, फर्स्ट पॉइंट पे एमपी मोर देन है एपी से, एपी से ज्यादा है, तो आप कहेंगे एपी इंक्रीजिंग है और एमपी भी इंक्रीजिंग है। अगर आपने एमपी इंक्रीजिंग लिख दिया ना, गलत हो जाएगा बच्चे, देखिए क्यों, क्योंकि एमपी यहां पर देखिए इंक्रीज हो रहा है ओनली दिस पॉइंट, इस पॉइंट तक, इसके बाद डिक्लाइन हो रहा है, और हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट से इधर इधर की, ये जो पॉइंट अभी मैंने बताया, लाइन बताई, इस लाइन से इधर इधर की हम बात कर रहे हैं, तो इधर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एमपी ग्रेटर देन है एपी से, then APR increasing not MP increasing, because इस पॉइंट से पहले MP जो है इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीज भी हो रहा है, तो आप कह नहीं सकते कि MP इंक्रीजिंग, आपको कहना पड़ेगा AP इंक्रीजिंग, क्लियर है। नेक्स्ट, इस पॉइंट पर AP और MP दोनों इक्वल हैं, तो कब इक्वल हैं, जब MP एट अ मैक्सिमम पॉइंट, MP आपके मैक्सिमम पॉइंट पर, ओ सॉरी एमपी ने एपी जब आपके मैक्सिमम पॉइंट पर है तो ही आपके पास ये दोनों इक्वल है। तो मींस आप कह सकते हैं कि एपी और एमपी कब एक दूसरे को कट करते हैं, जब आपको एपी जो है अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, सिंपल है ना। एक मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर सकते हैं इजीली, और यहां पर आपके पास एमपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहले पहुंचता है एपी से, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, थर्ड क्वाड्रेंट क्या कह रहा है, देखिए ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें आपके पास एपी जो है वो ग्रेटर देन है किससे, एमपी से, एमपी लेस देन है बेसिकली एपी से, तो एपी डिक्रीजिंग है, आप कहेंगे भाई एपी तो डिक्रीजिंग है सर, बिल्कुल फॉलिंग है, लगातार फॉलिंग है, लेकिन मैं कहूंगा बच्चे यहां से फॉलिंग वो स्टार्ट होना नहीं हुआ है, हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट से इधर इधर की, है ना। तो इस पॉइंट से इधर इधर की अगर बात कर रहे हैं तो ये तो इससे पहले भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है, तो आप क्या ही कह सकते हैं, नहीं कह सकते, आपको कहना पड़ेगा एपीआर फॉलिंग, एपीआर फॉलिंग, क्लियर है।
तो देखिए 4 पॉइंट क्या है पॉइंट, एपी इंक्रीज सो लॉन्ग एज एमपी ग्रेटर देन एपी, अगर एपी इंक्रीज हो रहा है तो एमपी जो है ग्रेटर देन होगा एपी से, एंड एपी डिक्रीजेज, अगर एपी डिक्रीज होता है तो एमपी जो है लेस देन होगा एपी से। क्लियर है, ये बात आपने कही। एपी मैक्सिमम है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल ये भी हमने पढ़ा। एमपी में बी जीरो और नेगेटिव, बट एपी कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव, एपी हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। देखिए मैंने इसको नीचे नहीं बनाया बट एपी को बना दिया। क्लियर है, यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में क्या डिफरेंस होता है। पहला देखिए, मीनिंग में ओनली वेरिएबल फैक्टर्स यहां पर चेंज होते हैं और यहां पर ऑल फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं लॉन्ग रन में, सिंपल सा। डिमांड इज एक्टिव, डिमांड इज एक्टिव यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन करते वक्त डिमांड आपके पास एक्टिव होती है, बट यहां पर बोथ सप्लाई एंड डिमांड आर इंपॉर्टेंट रोल, दोनों का फैक्टर होता है लॉन्ग रन में। सप्लाई भी देख रहे होते हैं आप और डिमांड भी देख रहे होते हैं, बट स्टार्टिंग में शॉर्ट रन में आप ओनली डिमांड को लेकर ही जो है बना रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर आप बात करें तो फैक्टर्स आर क्लासिफाइड ऑफ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स, बट यहां पर ऑल फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। देखिए ये क्यों कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज यहां पर आपके पास फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का नाम की कोई चीज होती है, बट आप लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स को वेरिएबल मानते हैं बिकॉज सभी फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे चलें, बिल्कुल चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट द स्टेट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन प्रोड्यूसर आर स्टॉप टू द प्रोड्यूसर मोर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, कब वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, और क्यों होगा, इसके रीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें जो है डिस्कस करना पड़ेगा अपना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ लेंगे उसके बाद हमें चीजें जो है और डिटेल में समझ में आना स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो देखिए लॉ ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ प्रोडक्शन। तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन जब भी आप पढ़ेंगे तो दो तरीके के आपके पास लॉ होंगे, एक होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक होगा आपके पास रिटर्न टू स्केल, ठीक है, यानी कि रिटर्न टू स्केल, स्केल का क्या आप रिटर्न देखेंगे। अब ये रिटर्न का मतलब क्या है, इस चीज को जरा समझते हैं। देखिए डिटेल में मान लेते हैं कि मैं किसी चीज को प्रोडक्शन कर रहा हूं, अब उसका प्रोडक्शन करते वक्त मेरे पास जो है कुछ यूनिट्स आएंगी, कुछ आउटपुट मुझे मिलेगा। अब ये जो आउटपुट मिलेगा वो किस रेट से मिलेगा, कितना मिलेगा, उस चीज को देखने के लिए हमने लॉ बनाए हुए हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब लॉ ऑफ प्रोडक्शन जब हमने बनाए तो उस लॉ ऑफ प्रोडक्शन को बनाने के लिए हमने, हमारा मकसद सिंपल सा था कि हमें चेक करना था कि इकोनॉमी के कितने अंदर, मतलब कितने कितने प्रोडक्शन जो है वो किस टाइप से हो सकता है। तो हमने दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया और उसकी अजम्पशन रखी, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन की अजम्पशन हमने रखी, अजम्पशन। देखिए इन अजम्पशंस को अगर आप समझ लें तो सारा समझ जाएंगे आप। पहला अजम्पशन हमने क्या रखा, TPPR इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। मींस टीपीपी जो है आपके पास इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पर, अभी हमने समझा। दूसरा TPPR डिक्रीज्ड एट डिक्रीजिंग रेट, ओ सॉरी इंक्रीज लिखना चाहिए था, TPPR इंक्रीज हो रहा है अभी भी, इंक्रीज्ड एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। TPP इंक्रीज हो रहा है बट रेट कैसा है, डिक्रीजिंग है, रेट वहां पर डिमिनिशिंग हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट, TPPR फॉलिंग, फॉलिंग यानी कि डिक्रीजिंग भी आप इसे कह सकते हैं, डिक्रीज, ठीक है। तो आपके पास TPP स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है और लास्ट में फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जब आप बात कर रहे हैं तो बेसिकली नाम में ही चीजें छुपी हुई हैं, क्या, वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि आपके पास यहां पर ये कुछ शो कर रहा है जिसका प्रोपोर्शन कैसा है, वेरिएबल है। मींस रेशियो बिटवीन
रेशियो या प्रोपोर्शन भी आप लिख सकते हैं, रेशियो बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक है, यानी कि चेंजिंग आप कह सकते हैं। मींस क्या हुआ कि आपके पास जो रेशियो है फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में, वो क्या है, वेरिएबल है, चेंजिंग प्रोपोर्शन में है, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ वेरिएबल कह रहे हैं। अब देखिए, ये लॉ ऑफ वेरिएबल शॉर्ट रन में ही अप्लाई होगा। अब ये शॉर्ट रन में ही क्यों अप्लाई होगा, वो मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखा देता हूं। देखिए सिंपल, शॉर्ट रन में अप्लाई होने का सबसे पहला रीजन है इसका, अगर मैं कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स लूं, फिक्स्ड फैक्टर्स, और कुछ वेरिएबल फैक्टर्स लिए जाएं यहां पर, लाइक मैंने कहा फिक्स फैक्टर लैंड ले लिया और लैंड की एक यूनिट और एक यूनिट, शॉर्ट रन है ना, तो एक यूनिट लगा सकता हूं। अब मैंने वेरिएबल फैक्टर लिया और वेरिएबल फैक्टर की एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, इस तरीके से मैं इंक्रीज कर सकता हूं, है ना, बिकॉज ऑफ शॉर्ट रन है और ये वेरिएबल प्रोपोर्शन है और ये शॉर्ट रन में ही अप्लाई होता है। तो देखिए, अगर आप यहां पर देखें, रेशियो बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर इज आर चेंजिंग। पहले रेशियो था 1:1, फिर रेशियो हुआ 1:2, फिर रेशियो हुआ 1:3, फिर रेशियो हुआ 1:4। मींस आपके पास रेशियो बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर आर चेंजिंग। वेरिएबल यहां पर ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए आप इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। और ऐसा चेंजिंग फैक्टर किस रन में हो सकता है, मतलब किस पीरियड में हो सकता है, ओनली शॉर्ट पीरियड में, बिकॉज शॉर्ट पीरियड में आप फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। इन शॉर्ट पीरियड फिक्स्ड फैक्टर कांट बी चेंज्ड। आप इनको चेंज नहीं कर सकते, और चेंज नहीं कर सकते तो रेशियो कैसा हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको यही बताता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको यही बताता है कि रेशियो बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर आर फिक्स्ड और विच वेरिएबल यानी चेंजिंग। और अगर आप बात करते हैं रिटर्न टू स्केल की, हम बात करते हैं किसकी, रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की, तो ये रिटर्न टू स्केल क्यों है, ठीक है, रिटर्न टू स्केल क्यों है, बिकॉज यहां पर जो स्केल है वो स्केल को बढ़ाया जाता है, मतलब प्रोडक्शन को ज्यादा करा जाता है, जिस वजह से हम यहां पर अपने वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर दोनों को चेंज करते हैं। और वो दोनों कब चेंज हो सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं लॉन्ग रन में। तो आपके पास अप्लाई होता है आपका रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में, क्लियर है। और लॉन्ग रन में क्यों अप्लाई होता है, बिकॉज रेशियो बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ये क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। देखिए समझाता हूं मैं अभी आपको। मान लेते हैं मैंने फिक्स्ड फैक्टर ले लिए, ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर एफ और वेरिएबल फैक्टर वी एफ, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने 1 2 3 4 और 1 2 या 2 4 6 और 8। सपोज दैट मैं मानता हूं कि एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए 2 लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप लॉन्ग रन में हैं तो आप मशीन्स को बढ़ा सकते हैं। तो आपने 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन, 4 मशीन इस तरीके से बढ़ाई, तो एक मशीन के लिए 2 लेबर चाहिए, तो 2 मशीन के लिए 4 चाहिए होगा, 3 के लिए 6 और 4 के लिए 8 लेबर चाहिए होंगे। तो आपको मशीन्स के साथ साथ इंक्रीज करने के साथ साथ लेबर्स के नंबर्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देन रेशियो बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, पहले 1:2 आ रहा था, अगेन 2:4 यानी कि 1:2 आ जाएगा, अगेन 1:2 आ जाएगा, अगेन 1:2 आ जाएगा। तो रेशियो बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर आर कांस्टेंट। यहां पर ये चेंज नहीं हो रहा है, ये फिक्स्ड है, इसलिए आप इसको यहां पर क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। ये आपके पास रिटर्न टू स्केल के फैक्टर को शो करता है, जो कि लॉन्ग रन में यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। लॉन्ग रन में आपके पास यहां पर ये क्या होता है, अप्लाई होता है। तो ये दोनों ही आपके पास चेंज होते हैं। लॉ ऑफ प्रोडक्शन, तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली डिस्क्राइब करता है टेक्निकल प्रोग्रेशन, वे ऑफ द इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट में इंक्रीज इन द मतलब वेरियस लेवल पर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, वेरी कर सकता है। आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने पर इंक्रीज होता है, देयरली क्लियरली इज द पॉसिबल ओनली द लॉन्ग रन, दस द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू द लॉन्ग रन एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लॉन्ग रन एनालिसिस के लिए होता है, तो ये आपके पास शो होता है, तो वो शो हो रहा है आपके पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो अगर ये शॉर्ट रन में आप देखते हैं तो ये आपके पास हो जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बट और आप यहां पर देख सकते हैं कि रिटर्न टू स्केल अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर चेंज इन आउटपुट दोनों ही सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है। बेसिकली फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों सेम फैक्टर में चेंज हो रहे होते हैं। तो इसको हम समझते हैं, इनके क्या क्या स्टेजेस हैं, इन सभी को जो है डिटेल में समझते हैं। अब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को सबसे पहले समझते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम 3 स्टेजेस में समझेंगे और इसके डायग्राम को सबसे पहले हमें क्लियरली समझना होगा कि डायग्राम किस तरीके से बनता है। तो डायग्राम के लिए मैं यहाँ पर 2 डायग्राम्स एक साथ बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम यहाँ पर, तो सबसे पहले ऊपर तो हम टोटल प्रोडक्शन को देख रहे होंगे और नीचे हम शो करेंगे अपना मार्जिनल प्रोडक्ट को, ठीक है। दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पर हम सेम क्वांटिटीज ही दिखा रहे हैं इनपुट्स की, यहाँ पर हम शो कर रहे हैं टोटल प्रोडक्शन को और यहाँ पर हम शो कर रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट को। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन सेम, अभी हमने रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी पढ़ा ना, सेम उसी की तरह है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो टोटल प्रोडक्शन आपके पास कुछ इस तरीके से जाते हुए ये कर्व बनेगा और ये जो है 3 स्टेजेस में यहाँ पर डिवाइड होगा। अभी मैं इनको करता हूँ, ठीक है। तो 3 स्टेजेस, सबसे पहला स्टेज आपके पास ये वाला, फिर इसके बाद नेक्स्ट ये स्टेज आपके पास आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप बनाते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व तो कुछ इस तरीके से आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। ये हो गया आपके पास एमपी कर्व, ये हो गया आपके पास टीपी कर्व। ये स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 3। याद होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन में मैंने आपको 3 अजम्पशंस बताई थी। पहली अजम्पशन, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट आर फॉलिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है, क्लियर। तो अगर आप पहला स्टेज देखें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, तो ये आपको बता रहा है यहाँ पर कि टोटल प्रोडक्ट जब आपके पास इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, देन मार्जिनल प्रोडक्ट आर इंक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट आर इंक्रीजिंग। बट आपसे अगर पूछता है मार्जिनल प्रोडक्ट से टोटल प्रोडक्ट पे, तो आप कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट आर इंक्रीज देन टोटल प्रोडक्ट आर इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट, क्लियर। सेकंड स्टेज में क्या है, टोटल प्रोडक्ट आर इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट when marginal product are decrease, या फिर आप कह सकते हैं when marginal product are decrease, marginal product are falling but positive, then total product are increase at a increasing rate। total product आपके पास क्या हो रहा है, increase हो रहा है at a increasing rate। then आपके पास लास्ट स्टेज है जहां पर total product are falling, then MP are negative, MP become negative यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं when MP become negative टोटल प्रोडक्ट आर फॉलिंग एंड, या और आप कह सकते हैं डिक्रीजिंग, तो आपके पास ये डिक्रीजिंग हो रहा है। तो 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की आपके पास बनती हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। होपफुली डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इनके स्टेजेस की बात करते हैं, क्या क्या स्टेजेस आपके पास इनके लिए होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के डायग्राम्स में कि क्या क्या चेंज यहाँ पर जो है ये हो रहा है। तो इसकी 3 स्टेजेस देखिए। सबसे पहले आपके पास 3 स्टेजेस हैं, तो उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास लॉ ऑफ प्रोडक्शन था, तो यहाँ पर 3 स्टेजेस के बारे में यहाँ पर बात की हुई होगी। इससे पहले आप देख लीजिए कि आपके पास ये शो होता है और m यहाँ पर आपने एक इनपुट लगाया है, तो उस इनपुट को सेम लेवल पर अगर ये इंक्रीज होता है तो अभी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होते हैं। इसी तरीके से आपके पास डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो सकता है जहाँ पर आपके पास ये डिक्रीज हो रहा होगा, बट इसको मैं जो है आपको अभी जब रिटर्न टू स्केल बढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इसको डिटेल में बढ़ा रहा हूँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, short and enlisted of the production, law of variable proportion occupies an important place in the economic theory. These laws examine the production function with one factor keeping the quantities of other factors fixed. In other words, it refers to the input output relation when output is increasing by varying the quantity of input. Inputs की quantity बढ़ने पर increase किस rate से हो रहा है उसको show करता है law of variable proportion। 3 स्टेजेस हैं इसकी, 3 बिहेवियर जो कि हमने डिस्कस किए थे अभी। पहला देखिए यहाँ पर आपके पास ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो पहला आपके पास इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट पर, फिर आप देखिए
जहां पर ये वाला पॉइंट, जहां पर ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इसको आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। बिकॉज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है इस पॉइंट के बाद जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें एक बिहेवियरल चेंज देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होता है एट अ इंक्रीजिंग रेट, फिर इसके बाद टोटल प्रोडक्शन आपका डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली मींस आप ये कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो तीनों स्टेजेस वहां पर आपके कवर अप हो गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, रिटर्न टू स्केल की, रिटर्न टू स्केल की। ठीक है, तो रिटर्न टू स्केल में आपके पास सिंपल एक होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। देखिए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को मैं समझाने के लिए आपसे कह सकता हूं, लाइक देखिए जैसे मैंने कहा कि मैंने 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की इनपुट को बढ़ाया तो 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा था, 2 यूनिट को बढ़ाया तो 20 यूनिट्स, 3 यूनिट को बढ़ाया तो 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन, और 4 यूनिट को बढ़ाया तो 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो बेसिकली आपके पास जो प्रोडक्शन है वो हर बार कितने कितने यूनिट से एडिशनल बढ़ रहा है, 10 यूनिट से बढ़ रहा है एडिशनल। तो आप ये कह सकते हैं कि सेम यूनिट, एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने पर आपके पास सेम यूनिट से प्रोडक्शन जो है बढ़ रहा है, मींस सेम रेशियो यहां पर जो है आपके पास आ रहा है, जो रेशियो बिटवीन है प्रोडक्शन एंड द आपके पास इनपुट्स और आउटपुट के बीच का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, तो आप उसे कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। बट आपके पास अगर ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा तो कब बनेगा, जरा देखिए समझिए, डिक्रीजिंग कब बन जाएगा, या डिमिनिशिंग आप इसे कह सकते हैं, डिक्रीजिंग को हम डिमिनिशिंग भी कह सकते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, देखिए कब बनेगा, जैसे मैंने कहा 1 यूनिट आपने इनपुट लगाया 2, 3 और 4, और आपके पास प्रोडक्शन जो है 10, 18, 24, 28 इतना इतना आ रहा है। देखिए प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, बट प्रोडक्शन के बीच का जो डिफरेंस है एडिशनल यूनिट, देखिए आप एडिशनल यूनिट यहां पर क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। एडिशनल यूनिट यहां पर क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। अगर आप एक एक यूनिट इनपुट्स को बढ़ाते चलते हैं तो एक एक यूनिट इनपुट बढ़ाने पर आपके पास प्रोडक्शन के जो वैल्यूज हैं वो क्या हो रही हैं, कम हो रही है। मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट मींस बीच के जो एडिशनल आपके पास आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट डिक्रीजिंग है, तो आप कहेंगे उसे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, या आप डिमिनिशिंग रिटर्न कहेंगे लॉ ऑफ प्रोडक्शन का। क्लियर है। और या फिर आप कह सकते हैं कि जो रेट क्या कहते हैं, रेशियो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट है आर डिमिनिशिंग, ये डिमिनिशिंग है इनपुट और आउटपुट के बीच का रेशियो। एंड आपके पास अगर इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में आपके पास 1 2 3 4, मैंने एग्जांपल सेम वही लिया, और यहाँ पर आपके पास प्रोडक्शन जो है 10, 22, 36, ठीक है, और इसके बाद ये जो है 48, ठीक है, नहीं 48 नहीं 54। अब आप यहाँ देखें कि जब आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं, तो उससे टोटल प्रोडक्शन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट पर। देखिए 12, 14, फिर इसके बाद 18, ये जो है आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट। मींस इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रेशियो है वो भी कैसा है आपके पास, इंक्रीजिंग है, वो क्या हो रहा है आपके पास, बढ़ रहा है। तो आप इंक्रीजिंग रिटर्न में कहेंगे कि यहाँ पर प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न में आप कहेंगे प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट में आपके पास रेट कांस्टेंट है, वहां पर रेट जो इंक्रीमेंटल है वो सेम रेट है, कांस्टेंट सेम रेट से बार बार जो है बढ़ रहा है। तो यही आपके पास रिटर्न टू स्केल जो है 3 स्टेजेस में आपके बताता है। तो रिटर्न टू स्केल एंड द होमोजेनाइटी ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखिए प्रोडक्शन फंक्शन में होमोजेनाइटी का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास एक प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर और बाय द सेम प्रोपोर्शन m एंड बी ऑब्जर्व दैट रिजल्टिंग द न्यू लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आप यहाँ पर एक m फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, सेम लेवल कांस्टेंट से आप इसको बढ़ाते हैं, तो m फैक्टर आउट जो होगा वो न्यू लेवल ऑफ आउटपुट x स्टार कैन बी एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ m द पावर a एंड द इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि आपके पास x स्टार जो है mq और flk और x स्टार mq x नॉट के इक्वल जो है आपके पास शो होगा। तो यहाँ पर ये आपके पास पुराने वाले प्रोडक्शन फंक्शन का
एम क्यू से मल्टीप्लाई हुआ है, और ये एम क्यू जो है एक होमोजेनिटी फैक्टर को शो करता है कि हम प्रोडक्शन को सेम लेवल, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट हैं, उनमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो एंड प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनस। ये आपके पास होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन होगा जब जिस भी प्रोडक्शन फंक्शन में आपके पास ये एक डिफरेंस आ रहा है और जो एक्स स्टार है वो एक्स नॉट जो स्टार्टिंग में आपने लिया था उसके ही बराबर है, बट यहाँ पर एम की पावर क्यू जो है वो एक चेंज दिखा रहा है, एंड एम कैन नॉट बी फैक्टर आउट द प्रोडक्शन इज नॉन होमोजीनस। अगर आपके पास m का कोई एक फैक्टर नहीं आ रहा है, द पावर ऑफ a ऑफ m इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ होमोजीनस। कितना डिग्री होगा, मतलब अगर ये 1 है तो 1 डिग्री, 2 है तो 2 डिग्री ऑफ द प्रोडक्शन, एंड मेजर द रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल को मेजर करने के लिए इफ a इक्वल्स टू 1 वी हैव कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और a आपके पास जो है लेस देन है किससे, कैपिटल ए से स्मॉल ए से, तो डिक्रीजिंग रिटर्न आपके पास मिलेंगे, और आपके पास ये ना 1 ले लीजिए आप इसको 1। ठीक है, और ए जब जो है आपके पास ग्रेटर देन है 1 से तो आप इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल करेंगे। तो इस तरीके से आप मेजर करेंगे जब आपके पास यहाँ पर ये फैक्टर होगा। ठीक है, और यहाँ पर ए को हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर m की जगह ये a ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट होगा, है ना, q और a में मैंने कंफ्यूज कर दिया होगा। तो ये जो a है अगर ये इक्वल टू 1 है कांस्टेंट रिटर्न, ये आपके पास लेस देन 1 है डिक्रीजिंग रिटर्न, मोर देन 1 है तो आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न। ये आपको याद रखना है और होपफुली आप सभी बच्चों को याद रहेगा भी ये। ठीक है, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट और है जो मुझे आपको कराना है, वो अभी मैं पीछे चलता हूँ तब जाकर हम इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े हुए थे। ठीक है, ये भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, एक पॉइंट और पढ़ाना है मुझे आपको। ठीक है, चलिए पहले तो हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन व्हेन प्रोड्यूसर आर स्टॉप टू प्रोड्यूस। एक ऐसी स्टेज बताइए जहां पर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा, प्रोडक्शन करना बंद कर देगा, वो कौन सी स्टेज होगी और क्यों होगी, रीजन के साथ बताइए। देखिए अगर हम तीनों स्टेजेस को डिस्कस करें, देखिए अभी डायग्राम हमने बनाया था, डायग्राम कहाँ गया हमारा, ये रहा डायग्राम। ठीक है, इन तीनों डायग्राम को आप ऑब्जर्व कीजिए, मतलब तीनों स्टेजेस को। फर्स्ट स्टेज क्या है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में हमने 6 मशीन्स रखी हुई हैं। ठीक है, अब इन 6 की 6 मशीन्स पर हम एक एक करके लेबर्स को बढ़ाते चले जाते हैं। ये जो डॉट मैंने लगाया ये लेबर है। अब जैसे आपने पहला लेबर लगाया तो पहले लेबर ने काम आपको करके दिया। ठीक है, और पहले लेबर ने मशीन को चलाना स्टार्ट किया तो प्रोडक्शन बढ़ा। अब देखिए ये पहली मशीन चल रही है और प्रोडक्शन कोई भी आसपास नहीं है, तो जो व्यक्ति है वो अपनी फुल स्पीड में बेसिकली पूरा ध्यान जो है काम पर देगा, तो काम अच्छे से हो रहा होगा। सेकंड मशीन पे आपने लेबर को लगाया, फिर अगेन लेबर ने अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट किया। आपने थर्ड पे भी लगाया, फोर्थ पे भी लगाया, तो 4 आप लेबर बढ़ा चुके हैं और चारों मशीन आपकी चल रही है, तो प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट। बहुत अच्छे से आपका प्रोडक्शन हो रहा है। क्या इस स्टेज में प्रोडक्शन आपके लिए करना अच्छा है? क्या यहां पर आपको प्रोडक्शन रोक देना चाहिए या नहीं? बताइए, सोचिए जरा फटाफट। देखिए फर्स्ट स्टेज में अच्छा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, बहुत बेटर है इकोनॉमी, मतलब हमारी फैक्ट्री के लिए, हमारे प्लांट के लिए। बट यहां पर हमारे और रिसोर्सेज का यूज नहीं हुआ, मींस आपके पास जो 2 और मशीन रह गई, क्या उनका यूज हो रहा है? नहीं, हमने अभी तक जो है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं किया है। तो क्या हम प्रोडक्शन की 4 ही यूनिट बनाने के लिए आए थे, 5 यूनिट बनाने के लिए आए थे, या 4 ही फैक्ट्री की में मशीन जो 4 रखी उनका ही यूज करने के लिए आए थे और बाकी मशीन का यूज नहीं करेंगे? तो अभी हम अपनी फुल कैपेसिटी पर यूज नहीं कर, अभी फुल कैपेसिटी का यूज नहीं हो रहा है, फुल कैपेसिटी का यूज करके प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, तो ये स्टेज बेटर नहीं है। यहां पर हम अपने प्रोडक्शन को रोक नहीं सकते। आगे अभी और कैपेबिलिटी है हमारे अंदर, कैपेबिलिटी है, जैसे मैं अगर रेस में दौड़ रहा हूं तो अगर मेरे पास कैपेबिलिटी है और आगे भागने की, तो मैं और आगे भागूंगा ना, जब तक भागूंगा जब तक रेस खत्म ना हो जाए, है ना। ऐसी सेम जब अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है और प्रोडक्शन करने की, तो हम और प्रोडक्शन करेंगे ना, यहीं पर तो नहीं रुक सकते ना, यहां पर रुकने का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है ना, तो हम सेकेंड स्टेज में एंटर कर जाते हैं। सेकेंड स्टेज में हम और लेबर्स के लगाते हैं, तो देखिए सारे लेबर्स यहां पर लगना स्टार्ट हो गए। बट हमने और लेबर्स लगाए तो हमने हर मशीन पे एक एक दो लेबर, मतलब एक एक लेबर और एक्स्ट्रा लगा दिया। अब भाई प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, बट लेबर ज्यादा होने की वजह से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बेकार हो गया, वो आपस में तालमेल अच्छा नहीं हो पा रहा है उनका।
ज्यादा हो गए तो वो आपस में जाकर बातें कर रहे हैं। मतलब पहले अगर मैं अकेला बैठा हूं और कुछ काम कर रहा हूं तो मैं अपने काम पर ही ध्यान दूंगा, मेरा डिस्ट्रैक्शन लेवल 0 होगा, बिकॉज और कोई नहीं है मेरे बगल में बात करने के लिए। बट अगर 2 लोगों के साथ मैं काम करता हूं तो शायद कभी ना कभी मैं उस व्यक्ति से बात करूंगा, हम दोनों आपस में काम को एक तरीके से जो है डिवाइड कर लेंगे। तो जो प्रोडक्शन पहले एक लेबर करता था वही अब 2 लेबर मिलकर करने लग जाएंगे। तो प्रोडक्शन जितना पहले आपका एक लेबर के साथ होता था, अब उतना 2 लेबर्स के साथ प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं हो रहा जितना 2 के साथ होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक लेबर 10 यूनिट्स बनाता है और 2 लेबर 20 यूनिट्स बनाने चाहिए, बट 2 लेबर ने 18 यूनिट्स ही बनाई, तो ये तो लॉस है। तो आपके पास अब टोटल प्रोडक्शन क्या होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इंक्रीज तो हो रहा है टोटल प्रोडक्शन, बढ़ तो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। 10 से 20 पे जाते थे पहले, आप 10 से 18 पर जा रहे हैं। 10 से 18 पर मतलब बढ़ा तो है, बट रेट पहले 10 की थी, आज के वक्त में 8 की है, 8 से बढ़ा है, तो लॉस है ना आपका। तो इस वजह से सेकंड स्टेज बेटर है, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, आपका टोटल प्रोडक्शन उल्टा लॉस हो रहा है। मतलब आप लेबर को लगा रहे हैं तो लेबर प्रोडक्शन की यूनिट को कम कर दे रहा है उल्टा, मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही है फैक्ट्री के अंदर। मैं मान लेता हूं एक ऐसी सिचुएशन जहां पर मैंने फैक्ट्री में लेबर ही लेबर भर दिए हैं, तो क्या सारे लेबर अच्छे से काम कर पा रहे हैं? नहीं, सारे लेबर जो है अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे होंगे। तो वहां पर इस तरीके से जो है आपके पास इनएफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी। यहां पर आपके पास इनएफिशिएंसी फैक्ट्री के अंदर देखने को मिल जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये स्टेज भी आपके लास्ट थर्ड बेकार है। तो सेकंड स्टेज इज द बेटर स्टेज। सेकंड स्टेज आपके लिए क्या है, एक बेटर स्टेज है। यहां पर अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको अच्छा आउटपुट मिलने वाला है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सभी स्टूडेंट्स को यहां तक ये समझ में आया होगा कि कौन सी स्टेज अच्छी है और क्यों है। बिकॉज यहां पर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो रहा है और हमारे पास रिटर्न भी सही मिल रहा है, मतलब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं हो रहा है, एटलीस्ट डिक्रीज नहीं हो रहा है। क्लियर है यहां तक? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम रीजंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में बात करें कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है इसका। देखिए सबसे पहला रीजन होगा कि आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न के रीजन हम सबसे पहले देखते हैं, जो कि फेज 1 था आपके पास। अभी हमने समझा फेज 1 कहां था। तो वहां पर आपके पास बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा था फिक्स फैक्टर का, मतलब आपने लगभग फिक्स फैक्टर का अच्छे तरीके से यूज हो रहा था, वहां पर कोई भी इनएफिशिएंसी देखने को नहीं मिल रही थी। सेकंड, आपके पास इंक्रीज हो रही थी एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स की जो एफिशिएंसी वो अच्छी थी, बिकॉज आपने कम लेबर लगाए हुए थे और कम लेबर लगाने से आपके पास जो प्रोडक्टिविटी है वो पर लेबर से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको मिल रही थी, तो ये आपका बेनिफिट था। आपके पास इनडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर्स को आपने ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड नहीं किया हुआ था और कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे थे। तो ये हो गए रीजन इंक्रीजिंग रिटर्न के। ऐसे रीजंस ऑफ फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स के क्या फेज 2 के क्या रीजन है। पहला, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस ऑफ द फैक्टर, आपको फैक्टर्स का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिला, उसके बाद वो कॉम्बिनेशन धीरे धीरे गायब होते चला गया, टूटते चला गया बेसिकली। तो कॉम्बिनेशन टूटने की वजह से जितना ज्यादा आपको प्रोडक्टिविटी में फायदा होने वाला था वो फायदा नहीं हुआ, उल्टा आपको जो है इकोनॉमी के अंदर लॉस देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये आपका एक रीजन हो सकता है। ऐसे ही इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उनका सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं था। लाइक मैं कहता हूं कि हम इलेक्ट्रिसिटी से अपनी मशीन्स को चला रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी पावर कट डाउन हो जाए तो हमारे लिए फ्यूल अवेलेबल होना चाहिए मशीन्स को चलाने के लिए, बट फ्यूल अवेलेबल ही नहीं है। भाई अपने पास फ्यूल अवेलेबल नहीं है मींस आपके पास इसका सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। तो क्या मशीन्स चल पाएंगी? मशीन्स बंद हो जाएंगी। मशीन्स बंद हो जाएंगी तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। क्लियर है? रीजंस फॉर नेगेटिव रिटर्न टू स्केल, नेगेटिव रिटर्न टू स्केल जो कि फेज 3 था। पहला, लिमिटेड फिक्स्ड फैक्टर, आपके पास फिक्स फैक्टर लिमिटेड मात्रा में थे। देखे ना, मैंने 6 मशीन्स लिए और 6 मशीन पर आपने लेबर बढ़ाते गए, आपने बहुत ज्यादा लेबर बढ़ा दिए, तो मशीन है नहीं और लेबर आपने ज्यादा बढ़ा दिया तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम होगी, बिकॉज 4 लेबर एक ही मशीन पर लगे होंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर, तो उसकी प्रोडक्टिविटी और कम हो जाएगी, वहां पर वो काम ही नहीं करेंगे सही से। ठीक है, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर, वेरिएबल और फिक्स फैक्टर के बीच में कोऑर्डिनेटर बेकार होने लग जाएगी कोऑर्डिनेशंस, बिकॉज वो अच्छे तरीके से काम ही नहीं करेंगे। ज्यादा लेबर ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे, बट मशीन की जितनी कैपेबिलिटी है वो उतना से काम ही कर पाएगी। आपने देखा होगा जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होता है, गर्म हो गया तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है ना, तो इस टाइप से कुछ कुछ आप समझ सकते हैं।
डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बिकॉज लेबर जो काम कर रहे हैं वो इन एफिशिएंसीली से काम करना स्टार्ट हो जाएंगे, उनके अंदर एक तरीके से आपका जो प्रोडक्टिविटी है काम करने की वो ज्यादा लेबरों को देखकर लगेगी, मैं ये काम नहीं करता हूँ, ये तो कर ही रहा है ना, इसे करने दो, ये कर लेगा ये काम, ठीक है, इस तरीके की कुछ भावना आने लग जाएगी। अब एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, मैंने समझाया द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द लॉन्ग रन, ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, इट रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ द आउटपुट, ऑल इनपुट्स आर चेंज साइमल्टेनियसली इन द सेम पोर्शन, सेम पोर्शन में चेंज होता है, अभी हमने देखा था लेबर एंड कैपिटल सेम पोर्शन में चेंज हो रहा होता है। स्टेट द लॉ ऑफ वेरिएबल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की क्या क्या स्टेट है। पहली स्टेट है कांस्टेंट रिटर्न, जहां पर मैंने आपको समझाया सेम एग्जांपल के तौर पर लेबर एंड कैपिटल इफ अ फर्म इंक्रीज बाय 30% एंड आउटपुट विल आल्सो इंक्रीज बाय 30%, सेम रेशियो से सेम परसेंट से आपके पास इनपुट और